नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। सुबह के 11 बज चुके हैं और 11 बजे वक्त तो चलता है बड़ी खबरों पर बातचीत करना। पहले नजर डालते हैं हेडलाइन पर, उसके बाद एक एक कर विस्तार से जानकारी आपको बताएंगे। पहली आज की बड़ी खबर, जेसीओ शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर में, लेकिन दूसरी तरफ सेना को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। बिल्कुल, इसके बाद आपको बता दें कि आज करणी सेना ने जनसभा का आयोजन किया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो राणा सांगा को लेकर विवाद खड़ा हुआ था उसके चलते ये जनसभा है और आज राणा सांगा की जयंती भी है, तो अलर्ट पर पुलिस भी है। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव की अभी से नींव कैसे खड़ी की जाए, इसको लेकर दोनों गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए भी इन चुनाव को मजबूत करने में, इन चुनाव को कैसे लड़ा जाए उसके लिए कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन की 17 अप्रैल को एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिस पर सीएम के फेस को लेकर भी चर्चा होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद मुर्शिदाबाद की बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर लगातार कल प्रदर्शन देखने को मिला और प्रदर्शन इतना भयानक था कि इसमें 3 लोगों की जान गई है और कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो फिलहाल वहां पर माहौल जो है वो सामान्य करने की कोशिश की गई है और इस पर भी जानकारी आपसे साझा करेंगे। एक और बड़ी खबर है, कश्मीर के हंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। एक जीडीसी का जो बस है उनका सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, एक छात्रा की मौत भी इसमें हुई है। पूरी जानकारी आपको पहुंचाएंगे, आप तक बताएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ है और इस हादसे में अभी की क्या स्थिति है। लेकिन पहले शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से आतंकियों ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है और फिलहाल जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना का एक जेसीओ शहीद हुआ है। 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हो गए हैं। ये बहुत दुखद खबर। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया है। एक तरफ से हमारे जेसीओ शहीद हुए, दूसरी तरफ किश्तवाड़ के अंदर 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जम्मू में 2 जगह पर, अलग अलग जगहों पर इस वक्त एक तरफ सर्च ऑपरेशन, दूसरी तरफ एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। तो किश्तवाड़ में आपको बता दें कि कल जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों ने ढेर किए हैं, जिसमें एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला भी था। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अखनूर की अगर बात की जाए तो एक जवान जो कि 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ है, वो कुलदीप चंद, वो भी इसमें शहीद हुए हैं। तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और जम्मू जिस तरीके से लगातार अब आतंकवाद का गढ़ बनते हुए नजर आ रहा है, इसी में सुरक्षा बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर अन्य फोर्सेस हो, सभी लगातार तैनात हैं ताकि आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में पनपने नहीं दिया जाए। लेकिन किश्तवाड़ और अखनूर में लगातार ये एनकाउंटर का सिलसिला जो है वो जारी है। फिलहाल कल 3 आतंकी किश्तवाड़ के छात्रों में मारे गए हैं। दूसरी तरफ अखनूर जो कि जम्मू के पास लगता इलाका है, वहां पर भी एक जेसीओ शहीद हुए हैं। लेकिन आतंकियों की तलाश लगातार जारी है ताकि उन्हें खदेड़ के बाहर निकाला जा सके और जल्द से जल्द सुरक्षा बल उन्हें ढेर कर सके। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए फिलहाल हमारी सुरक्षा बल, पुलिस और बाकी जो जवान हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त शिल्पा शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, अखनूर की क्या जानकारी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक जेसीओ इसमें शहीद हुआ है, और वहां की क्या खबर अभी आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बीती रात की बात करें तो अखनूर के बटन इलाके में एलओसी पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ कराने का जो है वो प्रयास किया गया, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने जो है वो विफल कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा जो है वो फायरिंग की गई ताकि इस फायरिंग की आड़ में जो है वो आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके, जिससे हमारे भारतीय सेना के जवानों ने जो है वो पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। लेकिन इसी फायरिंग के बीच में जहां पर आप देखेंगे भारतीय सेना के जेसीओ अधिकारी रैंक के जिनकी जो है वो घायल हो गए थे, उन्हें तुरंत उस समय जो है वो अस्पताल शिफ्ट किया गया था, एयरलिफ्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद उनकी जो सूचना इस समय मिल रही है कि उनकी शहादत हो चुकी है, वो शहीद हो गए हैं। इस समय इलाके की अगर मैं बात करूं तो इलाके को पूरी तरीके से इस समय जो है वो सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, साथ ही साथ भारतीय सेना के जवान जो है वो इलाके को पूरी तरीके से समय खंगालते हुए नजर आ रही है ताकि अगर कोई भी संदिग्ध तो वहां पर मौजूद है तो उसे जो है वो पूरी तरीके से ढूंढा जो है वो जा सके। वहीं पर अखनूर जो सिटी इलाका
है वहां की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी वाहन की चेकिंग की जा रही है। आगे सामने यानी कि आसपास जो है वो निगरानी रखी जा रही है और सेना इस समय पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। इस इलाके की अगर मैं बात करूं आप देखेंगे बीते समय में जहां पर भारतीय सेना के जवानों ने जो है वो 3 आतंकी इस इलाके में जो है वो मार गिराए थे और कुछ ही समय पहले आतंकियों के द्वारा आईडी भी जो है वो लगाया गया था, जहां पर हमारे 2 जवान जो है भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये इलाका जो कि पाकिस्तान लगातार प्रयास करता है कि इस यानी कि बटल जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां से आतंकियों की जो है वो घुसपैठ करवाई जा सके। तो इस फिराक में जो है वो आतंकी रहते हैं और कल बीती रात भी इसी प्रकार से जो है वो देखने को मिला। फिलहाल इस समय बात करूं तो पूरी तरीके से सेना अलर्ट पर है और इलाके को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध है तो उसे जो है वो ढूंढा जा सके। पाकिस्तान इस प्रकार के प्रयास लगातार कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में जो है वो अशांति जो है वो फैलाई जा सके। शिल्पा, यहाँ पर सवाल ये है कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए, 3 दिन हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है सुरक्षा के हवाले से ही की गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद देखने को मिला उसके बाद ये काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर 2 वारदातें दोबारा सामने आ रही हैं। अब कितना ज्यादा जरूरी है कि हाई टाइम आ गया है एक्शन लेने का? और देखिए जम्मू रीजन अब कहीं ना कहीं आप देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आतंकियों को भेजा जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर जो है वो करवाने का प्रयास किया जा रहा है और आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा जम्मू रीजन में जो है वृद्धि देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अब लगातार इस प्रकार की घटनाएं देखना, इनकाउंटर जो है आप देखिए बसंतर में भी इनकाउंटर हो गई, पर किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में भी एक टेररिस्ट को जो है वो भारतीय सेना के जवानों ने मार गिराया है। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने बात की थी जब उन्होंने कठुआ में जब वो विनय पोस्ट पहुंचे थे, वहां पर सेना का जो है वो मनोबल भी बढ़ाया था, अधिकारियों से वहां पर उन्होंने बातचीत भी की। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की यहाँ पर बात की थी, लेकिन अब बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है क्योंकि जम्मू रीजन में लगातार आतंकी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तो इन तमाम चीजों से निपटा जा सके ताकि जो पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जा सके, उसे जो है वो रोका जा सके, पूरी तरीके से जो है वो विराम लगाया जा सके। तो बात करें तो एक चैलेंज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन शिल्पा, एक बहुत बड़ी बात जो इन हमलों से निकलकर सामने आ रही है, 2024 में जिन जगहों पर चिन्हित कर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, चाहे वो अखनूर की जगह हो, किश्तवाड़ का छात्रों का इलाका हो, कठुआ के कुछ इलाके हों, डोडा उधमपुर के कुछ इलाके हों, वही जगहें, वही स्पॉट्स जो हैं, एक बार फिर से आतंकी उन्हें चिन्हित कर रहे हैं, या आतंकी मारे जा रहे हैं या हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इससे ऐसे लग रहा है कि ये अलग अलग पार्टियां, अलग अलग जो टुकड़ियां हैं आतंकवादियों की, वो अपने अपने मोर्चे पर पूरी तरह से डटे हुए हैं, जिनको खंगालने में, जिनको पूरी तरीके से नस्तानाबूद करने में फिलहाल सेना लगी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस टुकड़ियों की आपने बात की है, कहीं ना कहीं जो है वो अलग अलग रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है, अलग अलग वे यहाँ पर अपनाया जा रहा है ताकि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक बार जो है वो अशांति फैलाई जा सके। और कहीं ना कहीं इनकाउंटर भी यहाँ पर जो है देखेंगे, कठुआ में भी जो है इनकाउंटर देखने को मिला, उसके बाद बसंतगढ़ में भी इनकाउंटर देखने को मिला। तो तमाम कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार प्रकार के जो है वो प्रयास लगातार करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवान जो कि इस समय पूरी तरीके से अलर्ट पर है। आप देखेंगे अगर जम्मू से लेकर जो है यानी कि जो भी गाड़ियां जम्मू से प्रवेश कर रही हैं या फिर जम्मू की तरफ जो है वो जा रही है, आगे की तरफ श्रीनगर की तरफ जा रही है, अलग अलग जगहों की तरफ जा रही है, तो वहां पर भी हाईवे पर इस समय पूरी तरीके से अलर्ट है, जवान वहां पर तैनात है, चाहे फिर वो सीआरपीएफ के जवान हो या फिर आईटीबीपी के जवान हो, वहां पर जो है वो हाईवे पर इस समय तैनात नजर आए। तो पूरी तरीके से इस समय सेना अलर्ट पर है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, देखिए अखनूर से फिलहाल शिल्पा हमारे साथ जानकारी साझा कर रही थी, लेकिन अजय शान किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि किश्तवाड़ से भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, वहां पर क्या हालात हैं। हर घंटे हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां की अपडेट आप तक पहुंचाएं। अजय, अब लगभग 11 सवा 11 का समय हो चुका है, क्योंकि कल रात को भी अभी वहां पर गोलीबारी हो रही थी, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था ताकि जो छिपे हुए आतंकी हैं उनको निकाला जाए। आधिकारिक तौर पर जो बयान सामने आए हैं उसमें क्या बताया जा रहा है, कितने और आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं? देखिए, जो आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि हुई है उसमें 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की कंफर्मेशन की गई है, क्योंकि जो खबरें आ रही थी कि 3 से ज्यादा मिलिटेंट्स वहां पर हो सकते हैं। कल भी जो डीआईजी ने देर शाम को ब्रीफ किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक अंतिम मिलिटेंट वहां पर मौजूद है
तब तक ऑपरेशन वहां जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन 3 से 4 का ग्रुप बताया जा रहा था कि जिसके पीछे ये सुरक्षा बलों ने एक प्लान्ड वे में पूरा कॉर्डन किया हुआ था और सफलता भी हाथ लगी। तो अभी पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है कि अगर कोई इस तरह की आंतों की मौजूदगी है भी तो उनको भी पकड़ा या एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि जो ऑफिशियली बताया गया है कि 2 वेपन वहां से रिकवर किए गए हैं, जिसमें एक अमेरिकन राइफल भी है जो कि बड़ी चुनौती बनी हुई है इस इलाके में। तो 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, 2 वेपन बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन वहां जारी है, क्योंकि और भी एमिशन वहां पर हो सकता है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, हालांकि एनकाउंटर जैसी बात अभी सामने नहीं आई। यही ग्रुप 2024 में भी उसी जगह पर एक्टिव था, जो सक्रिय था, और क्या ये ग्रुप वहीं पर है, तब से वहीं पर है, एक ही जगह पर है, डटा हुआ है? क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम जब देख रहे हैं तो वही जगहें आ रही हैं जहां पर 2024 में भी हमले हुए थे। जी बिल्कुल, ये जगह तो वही है, जंगल वही है जहां पर जब एक गश्ती पार्टी राष्ट्रीय राइफल की जा रही थी तो उन पर हमला करके 14 सितंबर को 2 जवानों को शहीद कर दिया गया था। तो उसके बाद से ये काफी हॉटस्पॉट बना हुआ था। उस इलाके में कई बार कॉर्डन ऑफ किया गया, लेकिन मिलिटेंट्स वहां से कहीं ना कहीं स्किप होकर निकल जाते थे। लेकिन इस बार जो एक हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, सभी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व थी, जमीन से लेकर हवा तक पूरी तरह से नजर रखी जा रही थी। तो उसका नतीजा ये निकला कि 3 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद, क्योंकि बर्फबारी हो रही थी, सर्दी थी वहां पर, इसके बावजूद वहां पर फौज बनी रही, कॉर्डन ऑफ बना रहा, और जब मुकाबला हुआ आमने सामने का, ठीक है, 3 मिलिटेंट अभी तक उसमें एलिमिनेट किए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, ये तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल किश्तवाड़ से भी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। 3 आतंकियों को बाहर गिराया है, 2 आतंकी और भी वहां पर छिपे हो सकते हैं, जिनको वहां पर ढूंढा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, अलग अलग सोर्सेज से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को बाहर गिराया जाए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उपनल कर्मचारी संघ श्री विनोद गुजियाल जी, प्रदेश महामंत्री उपनल कर्मचारी संघ श्री विनय प्रसाद जी, एवं आज बहुत बड़ी संख्या में और पूरे जोश से लबरेज आए हुए आप सभी पदाधिकारीगण, सभी उपनल के सभी कर्मचारीगण, मैं आप सबका मुख्य सहयोग सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं। विशेष रूप से हमारी बहनों ने मुझे तिलक लगाकर पुष्पों के द्वारा अपनी शुभकामनाएं दी, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा किए जाने पर आप सब लोगों ने जिस जोश से, उत्साह से और अपनेपन से मेरा और गणेश जोशी जी का स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परंतु यदि मैं हृदय से कहूं तो इस अभिनंदन का हकदार अकेला मैं नहीं हूं, बल्कि प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता है, जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में एक मिथक जो हर 5 साल में सरकार बदलने का था, वो मिथक तोड़ा। एक परिपाटी थी सरकार बदलने की, वो परिपाटी बदली और एक नया इतिहास बना दिया। हमको दोबारा से सेवा करने का अवसर दिया। पिछले कई वर्षों से उपनल के कर्मचारी, अधिकारी पूरी निष्ठा से काम करते हुए अपनी जिम्मेदारी, कोविड महामारी जैसी कठिन समय में भी, चुनौतीपूर्ण समय में भी
उपनल के कर्मचारियों ने जिस निस्वार्थ भाव से प्रदेशवासियों की सेवा की, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। लेकिन ये राज्य का दुर्भाग्य रहा कि पूर्व में भी उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु पहले कोई गंभीर पहल नहीं की गई। इसका परिणाम रहा कि उपनल के हमारी भाई बहन लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार करते रहे। और मुझे भी याद है, मैं जब विधायक के रूप में था, आप सब लोगों के आप सबके बीच में आया, आप सबकी बात को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया। और जैसे ही मैं बना तो आप लोगों ने वो मेरा पत्र भी खूब डाला। जैसे मुझे जिम्मेदारी मिली, लेकिन मैं समय का इंतजार कर रहा था कि कब वो समय आए, कैसे व्यवस्था बने, क्योंकि अब वो समय पहली बार तो 6 महीने का वो कालखंड था और उसके तुरंत बाद चुनाव आना था। लेकिन बहुत दिनों से मन में जरूर रहता था कि भाई हमारे राज्य के इतने लोग काम कर रहे हैं, 22,000 लोग काम कर रहे हैं, आखिर इनके भविष्य का क्या होगा? कोई न कोई इनके लिए काम होना चाहिए। देहरादून से सीएम धामी इस वक्त अपना संबोधन कर रहे थे। वक्त का छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां पर बात करेंगे राणा सांगा विवाद को लेकर। तो आज करणी सेना जनसभा करने वाली है और आपको बता दें कि आगरा में करणी सेना की जनसभा आज है और करणी सेना को रोकने के लिए आगरा पुलिस मुस्तैद हो गई है, जहां पर सपा सांसद के घर पर 1000 पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 1 किलोमीटर तक की बैरिकेडिंग की गई है और ये वही विवाद है जिसमें राणा सांगा पर टिप्पणी की गई और उसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पहले भी रामजी लाल सुमन के घर के बाहर हंगामा किया और आज जनसभा है जिसके लिए पुलिस मुस्तैद है। बिल्कुल, देखिए, आज करणी सेना की जनसभा होनी है, इसको लेकर आगरा में पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली है और लगभग 1000 के करीब पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहेंगे और इस पूरे मामले पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बैरिकेडिंग भी की गई है, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है ताकि जो करणी सेना का आज जो जनसभा होनी है ये उग्र रूप ना ले, ये किसी विवाद को यहां पर उत्पन्न ना करे, ये विवाद और बड़ा ना हो। इसको लेकर फिलहाल पुलिस प्रशासन की तैयारियां तेज है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश इस वक्त बयानों की गुत्थियों में उलझ रहा है। बयानों के चलते इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे काफी कामकाज, जो मानसिक दबाव है, लोगों के रोजमर्रा के जीवन में जो कामकाज हैं या राजनीतिक असर, सामाजिक असर, जो तमाम तरह के प्रभाव होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस जो है वो मुस्तैद है, इसमें 1300 लोगों को पुलिस ने नोटिस भी भेजा है। फिलहाल यहाँ पर कई लोग जो है वो हालात बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते पहले ही पुलिस ने खुद को अलर्ट कर दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी है और सभी टूल्स के साथ मौजूद है। हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बताइएगा, आज जनसभा आपकी सेना की तरफ से आयोजित की जाने वाली है, किस तरीके से आज रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया गया और आज जयंती भी है। नहीं, उसमें विवाद जिसने दिया था उनकी वजह से ये सब स्थितियां पैदा हुई हैं। हम लोग कोई विवाद करने के ना पक्ष में रहते हैं और कानून और संविधान के दायरे में रहते हैं, लेकिन विवाद पैदा करने वाले लोगों के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है, उस महान नायक की आज जन्म जयंती है, आज 12 तारीख है, आज उनकी जन्म जयंती है। तो सर्व समाज, पूरे देश से जो भी उनको अपना राष्ट्र नायक मानता है वो लोग इकट्ठा हुए हैं और कभी इस तरीके की कोई बातें जो भ्रांतियां सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं कि ऐसा है और लाठी डंडे लेके आएंगे, ये सब कतई झूठ है, अफवाह है। इसको कौन फैला रहा है इसके बारे में पुलिस अपना जांच करे, लेकिन हम लोगों की तरफ से इस तरीके की एक शांतिपूर्ण जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम है। संदीप जी, आप चाहते क्या हैं, क्योंकि जो बयान सामने आया था उसके बाद लगातार आप में आक्रोश भी है और आप उसको प्रकट कर रहे हैं सड़कों पर आकर,
प्रदर्शन भी कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से और आज जन जयंती भी मना रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, हम तो केंद्र सरकार से चाहते हैं कि निंदा प्रस्ताव लाके उनकी सदस्यता खारिज की जानी चाहिए थी। अन्यथा अभी मुझे पता लगा कि हाई कोर्ट चले गए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो माफी मांग लेते, सुरक्षा मांगने की जरूरत ही ना पड़ती। बहुत आसान तरीका था, हम लोगों को केवल एक बात थी कि माफी मांग लीजिए। लेकिन अब वो राजनीति के तहत, किस षड्यंत्र के तहत पहले वो तैयार हुए, बाद में उन्होंने मना कर दिया, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर माफी मांग लेते तो इस टाइप की स्थितियां पैदा होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन संदीप जी, यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि हम आराम से जनसभा करेंगे, कोई विवाद नहीं है आपकी तरफ से, लेकिन यहाँ रामजी लाल सुमन या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाए तो वो कह रहे हैं माफी तो नहीं होगी, रणनीति कोई बनाई जाएगी। ठीक है, अगर वो रणनीति बनाएंगे तो रणनीति हम भी बनाएंगे। हमारी जो डिमांड, हम उस पर अडिग रहेंगे कि उनको माफी मांगनी चाहिए। वो अपनी बात पे अडिग रहेंगे कि उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। तो अब फिर देखा जाएगा। आज पहले हम लोग उनकी जन जयंती मनाएंगे, आगे की रणनीति जैसा समाज तय करेगा उस हिसाब से कार्रवाई या उस हिसाब से हम लोग अपनी व्यवस्था को देखेंगे। लेकिन संदीप जी, ये बयानबाजी हो क्यों रही है? क्या राजनीतिकरण किया जा रहा है? इतिहास को उठाकर, इतिहास के लोगों को उठाकर या उनके नाम पर ये राजनीति की जा रही है? ये देखिए, एक उज्बेकिस्तान से आने वाले विदेशी आक्रांता के लिए अगर कोई नाम लेता है तो उसमें राणा सांगा का नाम लेने की आवश्यकता क्या थी? और भी बहुत से लोगों के नाम लिए जा सकते थे। राणा सांगा का नाम लेके हमारे समाज को जानबूझ के उकसाने का प्रयास किया गया है। उनको ये मालूम है कि जल्दी हमारे ही इतिहास से पूरा भारत का इतिहास भरा हुआ है, तो हमारे नायक पे ही टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? वो भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा कि आप बाबर की औलाद है तो कहा होगा उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए था ना। उनको ये कहने की आवश्यकता क्या थी कि आप लोग भी राणा सांगा की औलाद हैं, आप लोग भी गद्दार है, राणा सांगा की औलादे गद्दार हैं। उनको ये कहने की आवश्यकता क्या थी? और लोगों को नहीं ढूंढ पा रहे थे, जानबूझ के ये ढूंढा गया है, जानबूझ के ढूंढ के उकसाने का प्रयास किया गया है। जातिगत राजनीति पूर्व से वो लोग करते आए हैं, उसको करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, बहुत ठीक, मेरे जी बोलिए सर। अम्बेडकर पार्क में राकेश सिंह रघुवंशी और मैंने बाबा साहेब का माल्यार्पण किया है। हम लोग राष्ट्र नायकों के सम्मान में हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं, वो हमारे खून में, हमारे संस्कारों में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने समय दिया और अपनी बातें सामने रखी। फिलहाल उमेश मिश्रा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश से पूरी जानकारी लेते हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि आज अभी हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि कोई बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से अडिग रहेंगे उस बयान को लेकर, उस पर जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी क्या माहौल है इस वक्त वहां पर? देखिए शीतल, जिस तरह से आगरा में आज छत्री के कई जो संगठन हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, छत्री समाज की एक बहुत बड़ी बैठक है और कहीं ना कहीं इस बैठक में जिस तरह से छत्री समाज ने ये पूरी तरह से विरोध जताने का काम किया है, लगातार विरोध भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से राणा सांगा पर टिप्पणी की गई थी सपा सांसद लालजी लाल सुमन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब सांसद से माफी मंगवाने पर पूरे जो संगठन है छत्री समाज के वो अडिग हैं। उनका यही कहना है कि आज राणा सांगा की जयंती है और जयंती के अवसर पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए, तभी उनको माफ किया जाएगा। जिस तरह से वो माफी ना मांग पर कोर्ट की शरण में ले जा रहे हैं और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, तो ऐसे में छत्री संगठनों का यही कहना था कि अगर वो माफी मांग लेते तो शायद विवाद खत्म हो जाता। वहीं अगर शीतल गौर करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात, तो वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो टिप्पणी उन्होंने वहां पर की थी दिल्ली में, उसको वहां से कार्रवाई से सदन से वहां से हटा दिया गया है। तो ऐसे में ये विवाद भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन लगातार इसमें कहीं ना कहीं शीतल सियासी जो पारा है वो देखने को मिला है। छत्री संगठन लगातार आंदोलित है। कई छत्री संगठन लखनऊ में एक बैनर के तल आए थे और लगातार उन्होंने कहीं ना कहीं सपा सांसद के खिलाफ उन्होंने विरोध जताया था। और आज जिस तरह से आगरा में पूरी एक जो पंचायत है कह लीजिए या बैठक है वो आयोजित हो रही है छत्री समाज के द्वारा, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन भी, हालांकि पूरे
मामले को लेकर अलर्ट है। जिस तरह से यहाँ पर करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष से अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक जनसभा करने वाले हैं, कोई विवाद नहीं है, कोई मुद्दा नहीं खड़ा किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर शाम तक मांगे जो है वो रामजी लाल सुमन नहीं मानते, जो कि माफी मांगने के लिए कहा गया है, तो वो उनके आवाज का कूच करेंगे, और कूच करेंगे तो प्रदर्शन और विवाद देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए रूपाली, बिल्कुल है, जिस तरह से क्षत्रिय संगठनों का यही कहना है, चाहे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह की बात हो या अन्य तमाम जो संगठन है, राकेश सिंह की बात करें जो करणी सेना के काफी सक्रिय नेता हैं, वो संगठन के पदाधिकारी हैं, सब लोगों का यही कहना है कि अगर सपा सांसद द्वारा माफी नहीं मांगी गई, राणा सांगा पे जिस तरह से टिप्पणी की गई थी, तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज उनको माफ नहीं करेगा। आगे की रणनीति तय होगी और लगातार कहीं ना कहीं विरोध किया जाएगा। और जिस तरह से क्षत्रिय संगठनों ने कहा है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्र की सरकार इन पे कार्रवाई करे, और जो भी लोग हैं इस तरह की टिप्पणी से बचे। ये सियासत की जा रही है, कहीं ना कहीं जातिगत चीजों पर ये कुठाराघात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। फिलहाल आज ये जनसभा देखने को मिलेगी, ये बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश जहां आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, आधुनिक हो रहा है, दिन प्रतिदिन एक नई तकनीक निकलकर सामने आती है, लेकिन इतिहास पर और इतिहास को कुरेद कर इस तरह से देश में राजनीति हो रही है, ये जताया जा रहा है कि चिराग तले अभी भी अंधेरा है और इसको सुधारना जरूरी है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ेंगे जहां पर बिहार के हवाले से बात करेंगे। और बिहार में आपको बता दें कि एक बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है। तो यहां पर 17 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की ये बैठक है और इसमें पटना में ये महागठबंधन की बैठक होगी, जहां पर सीएम फेस पर यानी कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव जो है वो होने हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बार तेजस्वी यादव के सामने कांग्रेस के प्रभारी पहुंचेंगे, आई टू आई कांटेक्ट होगा, क्योंकि जब से कांग्रेस ने वहां पर प्रभारी भेजा है तब से वहां पर कांग्रेस के हिसाब से समीकरण बदले। कांग्रेस चाहती है कि वहां पर एकला चलो की नीति से या कांग्रेस एक बड़े भाई के तौर पर चुनाव में उतरे, ताकि जो दबदबा राष्ट्रीय पार्टी का होता है वो कायम रहे, और उसको बनाने के लिए हवा कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। तो फिलहाल 17 अप्रैल को ये बड़ी बैठक होने जा रही है, इंडिया गठबंधन की यह बैठक होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन में सभी घटक दल इस बैठक में शामिल होंगे। संभवतः सीएम के फेस पर चर्चा हो सकती है कि आखिर बड़ा नेता कौन होगा इंडिया गठबंधन से। हालांकि तेजस्वी यादव अपने आप को सबसे बड़ा नेता ये बता रहे हैं, और जाहिर सी बात है आरजेडी वहां पर एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है। ऐसे में तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक एक बड़े चेहरे के रूप में हैं। लेकिन क्या कांग्रेस इसको बदलने की कोशिश करेगी? क्या कांग्रेस इसमें खेला करेगी? क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने वहां पर खेला किया है, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, जिसके बाद अब जो धुंधली तस्वीर थी कांग्रेस के लिए वो हल्की हल्की साफ होती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर सीएम फेस पर ये चर्चा होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में ये 17 अप्रैल को महागठबंधन की जो बैठक है वो होने वाली है, और कांग्रेस खुद को किस तरीके से और स्ट्रांग करे और जनता के बीच आए, क्योंकि बतौर पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व कांग्रेस या महागठबंधन जो है उसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं खोया हुआ है। इसको लेकर बैठक होनी है। हमारे साथ मनीष कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनीष, बताइएगा फिलहाल इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन की ये बैठक है और चुनावों के लिए और सीएम का चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस पे रहने वाला है। दिन पहले गुजरात में जो समिट मीट हुआ था उसमें बिहार से एक सांसद गए हुए थे पप्पू यादव, जिनको आमंत्रण के तौर पर बुलाया गया था, और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ राजनीतिक उथल पुथल बिहार में होने की संभावना है और इसके आसार ऐसे लगाए जा रहे थे।
और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आगामी जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है 17 अप्रैल को, उसमें देखने को मिला। और पप्पू यादव का जो स्टेटमेंट आया वह भी काफी चौंकाने वाला था। पप्पू यादव का स्टेटमेंट था कि बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो है वो 100% था। 5 में से 4 सांसद उन्होंने जीता है, अगर उनकी भी बात करें जोड़कर तो पप्पू यादव जो गुजरात में समिट के बाद इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट पर कहीं ना कहीं जो केंद्र में विपक्ष में जो सरकार है इंडिया गठबंधन, विपक्ष जो है वो इंडिया गठबंधन की, उनका जो स्टेटमेंट है, अब बिहार में एक चीज साफ दिखाई दे रहा है कि जो आगामी बैठक होने वाली है इसमें अब बड़े भाई की भूमिका में वो आना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया था और जितनी बार चुनाव लड़ा गया उसमें प्रत्यक्ष बहुमत की स्थिति नहीं आई। और स्ट्राइक रेट के आधार पर अब बिहार में जो है कांग्रेस चाहती है कि वो बड़े भाई की भूमिका में आए और तेजस्वी उनके पीछे खड़े रहें। ये भी साफ कर दीजिएगा जरा मनीष, एक तरफ आरजेडी कह रही है, खुद तेजस्वी यादव ने कई बार कहा है कि इस बार नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है, नीतीश कुमार को अलग किया जा रहा है ताकि वहां पर खुद बीजेपी अपना वर्चस्व जमा पाए। लेकिन दूसरी तरफ क्या आरजेडी की जमीन भी खिसकती हुई नजर आ रही है? क्या कांग्रेस अब चाहती है कि हम बड़े भाई के तौर पर, जैसे आपने कहा कि बड़े भाई के तौर पर रहेंगे, और क्या ऐसा ही नजर आ रहा है बिहार के अंदर? शीतल, मैं आपको बता दूं कि बिहार में जब से ये गुजरात गए पप्पू यादव और समिट से वापस आए तो उनका जो स्टेटमेंट आया एक दो वो काफी उथल पुथल ला दिया बिहार की राजनीति में। क्योंकि अभी बिहार कांग्रेस में जो भी कद्दावर नेता कहे जाते थे उनका बहुत ज्यादा इंडिया गठबंधन में कोई अस्तित्व नहीं रहा, उनकी बातें नहीं रखी जाती थी। केंद्रीय नेतृत्व भी बिहार में पंगु सा नजर आता था। लेकिन पप्पू यादव के आने के बाद, इस समिट से लौटने के बाद जो स्टेटमेंट आया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब राजद को थोड़ा सा बैकफुट पर राजद दिखाई दे रही है। क्योंकि जो पप्पू यादव का स्टेटमेंट आया वो काफी प्रभावी था। उनका जो कहना था स्ट्राइक रेट के आधार पर कि कांग्रेस पार्टी ने जो बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ी उसमें 4 में जीत दर्ज की थी और आरजेडी ने बाकी सारे सीटों पर चुनाव लड़कर जो है उतनी ही सीटें लाई। तो ये जो है स्ट्राइक रेट के आधार पर जो है अब निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये जानकारी आपने दी मनीष। फिलहाल बिहार के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बिना पत्ता नहीं हिलता और ये हमने पिछले कई सालों से देखा हुआ है। और क्या इस बार भी ये कायम रहेगा? इस बार भी दोनों का जो वर्चस्व बिहार के अंदर जमा है वो कायम रहेगा या फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को या दोनों गठबंधनों को हाईजैक करते हुए नजर आएगी? वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं जहां पर अगली खबर पर नजर डालेंगे और आपको बता दें ये खबर मुर्शिदाबाद की है जहां पर वक्फ बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है और 12 घंटे के बाद हालात काबू में आए हैं और यहां पर AIADMK और बीजेपी के बीच फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि इंटरनेट जो है वो बंद हो चुका है और 3 लोगों की इसमें मौत हुई है और कई पुलिसकर्मी जो है इसमें घायल हुए हैं। वक्फ कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने अगले 87 दिनों तक नए वक्फ कानून के विरोध में वक्फ बचाव अभियान शुरू किया है। क्योंकि साफ तौर पर बंगाल में भी अगर बात की जाए तो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वक्फ बिल हम यहाँ पर लागू होने नहीं देंगे, जबकि वो देश में लागू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस वक्त बंगाल में सबसे ज्यादा विरोध नजर आ रहा है। वक्फ संशोधन बिल अब पूर्ण रूप से आधिकारिक तौर पर देश के अंदर लागू हो चुका है क्योंकि दोनों सदनों से उसे पास करवाया गया है, आखिरी मोहर भी लग चुकी है। लेकिन उसके बाद भी एक मुख्यमंत्री का ये कहना अपने राज्य के लिए या फिर इस तरह से माहौल बिगाड़ना ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और अब देखना होगा, फिलहाल 12 घंटे के बाद हालात काबू पाए गए हैं। वहां पर पुलिस और BSF को मोर्चे पर संभाल लिया गया है। BSF ने मोर्चा संभाला है ताकि ये जो प्रदर्शन है ये काफी ज्यादा उग्र ना हो। हालांकि कल ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हुआ था। बंगाल में हालात कैसे हैं वो आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात जो है वो बेहद नाजुक हैं, अब सुधरने की तरफ बढ़ रहे हैं।
यहाँ पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसा में बदल गया है। पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ और कई वाहनों में आग भी वहां पर लगाई गई, तोड़फोड़ भी हुई। मामले में करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने फिलहाल ये कहा है कि जो भी इस हिंसा में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि उपद्रवियों को पकड़ने के लिए छापेमारी भी चल रही है। बिल्कुल, देखिए जो भी उपद्रवी इसमें शामिल है उनको पकड़ा जाएगा। अफवाह फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं और इन जो प्रदर्शनों को और भी ज्यादा हिंसक रूप लेने में अपना रोल निभाते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल शांति बनाए और अफवाहों पर ध्यान ना रखने की देने की अपील की गई है और साफ तौर पर कहा है कि यहाँ जो भी अफवाह, इसीलिए सोशल मीडिया जो है वो ना चले, अफवाहें ना फैले, इंटरनेट जो है प्रॉपरली बंद कर दिया गया है। लेकिन 12 घंटे बीत चुके हैं, हालात को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए बीएसएफ लागू वहां पर तैनात की गई है। मैंने पहले ही आपको कहा कि बंगाल में जो हालात हैं उसको काबू करने के लिए बीएसएफ का इस्तेमाल करना पड़ा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ा है। यहाँ पे आपको बता दें कि बीएसएफ ने हालात को काबू करने के लिए कदम भी उठाए हैं और एक एक करके अब हालात सामान्य वहां के मुर्शिदाबाद के होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए कल वहां पर एक प्रदर्शन जो है वो किया गया AIMPLB की तरफ से, लेकिन उसके बाद ये हिंसा में तब्दील हो गया। हिंसा में जब तब्दील हुआ तो चारों तरफ से वहां पर पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस पर पथराव किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कुछ गाड़ियां जो है, कुछ वाहन पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिए और वो धूं कर जल गए। पूरा मामला जिस पर सरकार मॉनिटर कर रही है। फिलहाल वहां पर पुलिसकर्मी साथ साथ बीएसएफ मौजूद है। बीएसएफ ने पूरे इलाके को अपने हालात को काबू करने के लिए पूरा वहां पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो पूरा हिंसा का मामला है उसको शांत कराया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उग्र जो है ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहाँ पर AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए तो पहले काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया और अब वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से 87 दिन का प्रदर्शन इनकी तरफ से कहा गया, पहले ही दिन इतने नुकसान हुआ है। तमिलनाडु की बात करेंगे जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अब मजबूती की तरफ जा रही है। महाराष्ट्र दौरे पर आज रहेंगे अमित शाह, क्योंकि तमिलनाडु का दौरा किया था। तमिलनाडु के बाद अब सीधे महाराष्ट्र पहुंचे। आज 2 कार्यक्रमों में वहां पर गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे और इसके अलावा और भी कई सारे आधिकारिक कार्यक्रम हैं जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने जा रहे हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र का दौरा है और बेहद खास है, जहां पर आज 2 कार्यक्रमों में शिरकत की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक ताबड़तोड़ अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसमें तमिलनाडु के बाद आज वे महाराष्ट्र दौरे पर हैं और यहां आपको बता दें कि पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्यसभा भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर फिलहाल शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि जो है वो अर्पित की गई जाएगी और बेहद खास यहाँ पर महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त राज्य दर राज्य दौरे कर रहे हैं और यही वजह है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत और पार्टी की नींव, पार्टी को दिशा कैसे देनी है, 21 राज्यों से ज्यादा राज्यों में कैसे सरकार बनानी है, उसको लेकर कोशिश की जा रही है। हकीम देशमुख महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हकीम, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संगठन में एक बड़े व्यक्ति के तौर पर, एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नजर आ रहे हैं, जो फैसला भी ले रहे हैं और जिस फैसले का प्रभाव न सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, न सिर्फ प्रदेश के अंदर, बल्कि पूरे देश में भी देखने को मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह का ये महाराष्ट्र दौरा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, महाराष्ट्र के लिए आज का जो दौरा है कहीं न कहीं अमित शाह का बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि काफी दिनों से जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में वाद विवाद जो है वो देखने को मिले हैं, खासतौर से अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं वो नाराज चल रहे थे और इस तरीके से 2 जगह के पालक मंत्री पद पर जो है कहीं न कहीं ये विवाद जो है वो देखने को मिला। एक तो है रायगढ़ का, वहीं दूसरा जो है वो नासिक का पालक मंत्री पद है जिस पर विवाद देखने को मिला है।
दोनों जगह पर पालक मंत्री जो है वो चुने गए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के नाराजगी के बाद दोनों पर जो है वो कहीं न कहीं इनको रोका गया, स्थगित दिलाई गई। और अब ये विवाद जैसा था वैसा ही चल रहा है। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बावजूद भी नासिक और रायगढ़ को अब तक जो है वो पालक मंत्री नहीं मिला है। इस पर भी जो है वो अहम बैठक जो है वो कहीं न कहीं अमित शाह की उपस्थिति में तीनों दलों को साथ में लेकर के आज होगी और इस पर जो है वो कहीं न कहीं हल निकाला जाएगा। हकीम, यहाँ पर जो नियुक्तियों को लेकर कहा जा रहा है कि नाराजगी चल रही थी, जिसके बाद रोक दिया गया था, अब इस दौरे के बाद जब उस पर चर्चा होगी, कहा जा रहा है कि उस पर चर्चा होगी, तो क्या बदलाव हो सकता है, वापस चीजें ठीक हो सकती हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे जो है वो अमित शाह की बात को मानते हैं, उनकी बात को कभी ठुकराते नहीं है। और ऐसे में अमित शाह का ये जो दौरा है बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जब बैठक होगी तब ये दोनों जगह पर जो है वो नियुक्ति का जो प्रस्ताव रखा गया है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से वो हो सकता है वो रद्द हो, क्योंकि 2027 की अगर हम बात करें तो नासिक में कहीं न कहीं कुंभ मेला जो है वो होना है और बीजेपी के गिरीश महाजन को यहाँ का पालक मंत्री पर दिया गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस पर नाराजगी जताई थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है वो कहीं न कहीं शिवसेना का ही पालक मंत्री रहेगा। वहीं रायगढ़ की अगर बात करें तो रायगढ़ में अजीत पवार गुट के आदित्य तटकरे को जो है वो पालक मंत्री बनाया गया था, लेकिन उस पर भी भरत गोगावले का नाम जो है एकनाथ शिंदे ने सामने लाया था। उन्होंने कहा था कि भरत गोगावले जो है यहाँ के पालक मंत्री होंगे और वही जो है कहीं न कहीं दोनों जगहों पर वाद विवाद करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हकीम। ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार बनाना या चुनाव जीतना इतना आसान है कि उस सरकार को जब पिलर्स के साथ या साथियों के साथ सरकार बनती है, उस सरकार को मेंटेन रखना 5 सालों तक, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहती है। उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पहले जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भी उन्होंने ऑपरेशन लोटस को कई जगहों पर, कई राज्यों में अंजाम दिया था, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।